बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, पॉलिटिकल इकॉनमी के एक नए सेगमेंट के साथ मैं और मेरे गेस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड फर्रुख बशीर साहब, चेयरमैन तहरीक तरक्की व कमाल और पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर NA-48, आज हमारे गेस्ट हैं। और जनरल साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने ये जो अपनी एक पार्टी बनाई है, इस वक्त जो पोल्यूटेड सोसाइटी हुई है, इसके अंदर उन्होंने ये एक स्टेप लिया है और वो कैसे अपनी पार्टी को लेकर आगे चलेंगे और उनकी क्या अगराज़ व मकासद हैं और उनमें वो क्या सोचते हैं कि किस हद तक वो कामयाब हो सकेंगे। जनरल साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। तो काइंडली हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपने ये पार्टी बनाई क्यों। पहले तो शुरू करने से पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं थोड़ा सा एक आधे मिनट में अपना इंट्रोडक्शन करा। बिल्कुल सर, कराएं आप। क्योंकि इसके बाद जो मैं बातचीत करूंगा वो व्यूअर्स को उसमें समझने में आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है। मेरा ताल्लुक जो है वो कोटी शक्तियाँ तहसील है, उनका उसका एक आगे कहूँगा करोड़ उससे है। और मेरी फैमिली में कभी किसी ने कोई सियासत नहीं की, इवन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन में किसी ने नहीं लड़ा। और मैं 76 में मैट्रिक करने के बाद आर्मी में चला गया और 40 साल सर्विस करने के बाद मेजर के ओहदे पे रिटायर हुआ। और उसके बाद 2016 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद भी मेरी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं थी, अभी भी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। लेकिन एक नई सियासी पार्टी उभर के आ रही थी और उससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। और अभी तक भी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर चल रहा है उसके मुताबिक उनकी बहुत फॉलोइंग है, अल्लाह करे वो कामयाब उनकी फॉलोइंग आ जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर के ऊपर जो लीडरशिप थी उसके स्टेट्समैनशिप के साथ जिस तरीके से वो मुल्की मामला को हैंडल कर रहे थे, उससे मुझे लगा कि ये कोई सही सिमत में ये पार्टी नहीं चल रही, डायरेक्शन गलत है। और आप ये देख लें कि इतनी उम्र के बाद इतना हमें तजर्बा है कि 3 साल में एक 75 साल की खराबी जो 3 साल में दूर नहीं हो सकती। ये अनफेयर होगा कि बंदा कहीं 3 साल में हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बेसिकली उनकी सिमत से इख्तलाफ था कि जिन्होंने सिमत दी थी, डन, वो कोई सही डायरेक्शन में नहीं थी और उसका अंजाम भी फिर सामने नजर आ गया कि किस तरीके से होंगे, वो एक्शन की बिखर सी गई है। अगर आप 10 और पीछे चले जाएं तो आप ये जो हमारा 75 ईयर का नेशनल लाइफ है, इसमें हम बाय एंड लार्ज तनज़ली के सफ़र में जा रहे हैं। हर शोबा ज़िंदगी में हम से जा रहे हैं और उसकी हालत हो गई है कि हम बिल्कुल मुआशरती तौर के ऊपर दिवालिया हो गए हैं। और जो बैनुल-अक़वामी इंडिकेटर्स हैं उनमें आप अभी लास्ट नंबरों पे आ रहे हैं। किसी जगह के ऊपर यमन आपसे पीछे है, किसी जगह के ऊपर जो है वो सोमालिया आपसे पीछे है, अफगानिस्तान आपसे पीछे है। तो ये एक न्यूक्लियर पावर के लिए, ये 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए ये इंतहाई शर्मनाक बात है। बिल्कुल। इसके 2 तरीके कार थे। एक तो यह है कि इंसान बैठ के तो व्हाट्सएप के ऊपर लड़ाई करता रहे, फेसबुक के ऊपर लड़ाई करता रहे, या जिससे एक हमारा एक नेशनल मजाज बन गया है। और मैं उसको कहता हूँ कि शिकस्त खुर्दा हमारी मेंटालिटी बन गई है, डिफीटेड मेंटालिटी। आज को हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। दूसरा ये नेगेटिविटी ज्यादा बिलोंग करती है। दूसरा ये तरीका कार है कि आप एक चैलेंज को समझें, इन इट्स एंटायरिटी, जो मुश्किलात उनको समझें, उसको कमर कस में उसको ठीक करने की कोशिश करें। और इसमें जो मैं ये पार्टी है, इसकी मैं कहता हूँ कि दिस इज अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट। इसमें मैं खाली पॉलिटिक्स को ही एड्रेस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें बहसीत कौम अपने रवैये तब्दील करने की जरूरत है। ये किसी एक पार्टी, एक फर्द की वजह से नहीं जिधर हम पहुंचे हुए हैं। ये हमारा कलेक्टिव सोसाइटल फेलियर है, जिसमें हमारे गैर जिम्मेदाराना रवैये, सेल्फिश अप्रोच, इंफरादी अप्रोच, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, आज गुजारा चल जाए चाहे उसके नतीजे जितने मर्जी भयानक बाद में निकले, ये उन सब चीज़ों की एक नतीजा है। और इसको ठीक करने के लिए बड़ी इज्तिमाई कोशिश और एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर कोई भी आके आपको ये बता दे कि मैं 2 साल में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा होगा आपके साथ। तो आवाम को ये बताने की जरूरत है कि ये हमारे कलेक्टिव फेलियर है, इसको ठीक किया जा सकता है, इंसान इसको ठीक करेंगे, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए, कुर्बानी चाहिए, मेहनत चाहिए। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ सर,
वो ये कि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि हम दुरुस्त सिमत का तयन कर लें। मतलब अगर हमने लाहौर जाना है, हम बैलगाड़ी में बैठ गए हैं तो शायद हम 5 दिन में पहुंच जाएंगे, और लेकिन अगर हम ऑडी में बैठे हैं या लैंड क्रूजर में बैठे हैं और हमारी गाड़ी का मुंह पेशावर की तरफ है तो हम लाहौर नहीं पहुंच सकते। तो मेन चीज मैं ये समझता हूं कि अभी तक एक तो जो लीडरशिप का फुकदान है इस मुल्क में, और दुरुस्त सिमत का तयन नहीं कर पा रहे हम। देखिए, जो आपने बात की है समवट, आपने वही बात की जो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। आपने थोड़ा डिफरेंट एंगल से मिसाल दी है। मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर जब मैं थोड़ी अपने मीटिंग में टफ बातचीत करता हूँ कि हम यूज टू हो गए हैं कि वो बड़ी लगी लिखी बातें हैं, बड़ी वैसी बातें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शुगर कोटेड जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। लोग कहते हैं जी आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपके साथ कौन चलेगा, आप कैसे कामयाब होंगे। तो मैं उनको बताता हूँ कि हमें जो लाइफ की या मुल्क की या नेशनल हार्ड रियलिटीज है उनको पहले मानना पड़ेगा। वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि किस वक्त हम इस जगह के ऊपर है, इधर से हमने आगे इस जगह पे पहुंचे। अभी आप ये देखें कि हमारे बड़े बड़े लीडर रिसीव करने के लिए नारे लगाने शुरू कर देंगे, हमें IMF की गुलामी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। IMF आप कभी चल के आया? नहीं, कभी भी। आप चल के जाते हैं, आप जाते हैं, ठीक है ना। नहीं, ये तो हमारा वैसे भी मिजाज है ना, अमेरिका को गालियां देनी है और सुबह अमेरिकन वैसे की बाहर वीजे की लाइन में खड़े होंगे हम। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी मैं एक और बड़ी क्रूड सी बात करता हूँ, इसमें भी लोगों को बड़ा गुस्सा करता है। हम खुद भी उसी मतलब के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से में आए हूँ। सर्दियों में अगर लंडे के कपड़े आपके नहीं आते तो आपका गुजारा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो लंडे के कपड़े क्या है, उतरे हुए कपड़े ना। जिस दिन हम अपनी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, किसी को ताना नहीं है, अपनी मेहनत कोशिश के साथ अपने लोगों को नए कपड़े या सेकंड कपड़े पहनाने बंद कर देंगे, फिर हम उसके बात कर सकेंगे। जिस वक्त आप लोगों से ले रहे हैं, मांग रहे थे, झूठे नारे ना लगाए। लोगों को बताएं कि हम गरीब हैं, हमारे पास भी वसाइल नहीं है, और ये भी एक मिथ है कि वसाइल जो है उनको भी मिसल किया जा रहा है। हम नाखानदा हैं, हमारे पास हुनर नहीं है, हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। ये अभी हकीकत है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे खिलाफ है। जैन साहब, मेरे ख्याल में रह नहीं गए, हमने इंटेंशनली इलिटरेट रखा गया है। देखिए, मैं मलिक साहब, इसको जो है ना, एक मेरी इसके बारे में एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। मैं किसी इंसान को या किसी को वो नहीं करता, मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। ठीक है, फर्क करें, आप मुझे गुलाम बना के रखते हैं, तो अगर मैं गुलाम बन जाता हूँ तो जितना आप मेरे पे जाती करें तो मैं खुद अपनी पे जाती कर लूँ। बिल्कुल ठीक है। तो अगर अवाम भी मैनिपुलेट होती रही है, 75 साल से हम यही कह रहे हैं कि जी वो किया गया है, ये किया गया, वो किया गया, तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। मैं अक्सर ये भी लोगों को कहता हूँ, जो हमारी अक्सर एक ये भी होती है कि जी वो कॉन्स्पिरेसी होगी, हमारे खिलाफ साजिश होगी, वो यहूदी साजिश होगी। तो मैं कहता हूँ साजिशें दो किस्म के लोगों के खिलाफ कामयाब होती है। एक उनके खिलाफ कामयाब होती है जो बेवकूफ होती है, अकलमंद के खिलाफ तो साजिश नहीं होती। बिल्कुल सही। तो अगर हमें बार बार पता चल रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश, तो हम अकल क्यों नहीं पकड़ रहे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी साजिशें उनके खिलाफ कामयाब होती हैं जिनके दुश्मन बहुत होते हैं, और दुश्मन भी बेवकूफों के बहुत होते हैं, अकलमंदों के दुश्मन कम होते हैं। तो हमें इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी निकलना चाहिए। और दूसरा एक आप ये भी मतलब ध्यान में रखें कि लिविंग नेशंस दे थ्राइव डिस्पाइट कॉन्स्पिरेसी। हर मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है, इवन इफ यू एडवांस कंट्री, ये भी उसके खिलाफ कंस्पायर करते हैं जिधर नेशनल इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो हम उसके पीछे नहीं छुप सकते कि हमें किसी ने करने नहीं दिया, हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। इसके बावजूद हमें तरक्की करनी है, इनसे हम तरक्की करेंगे, मुझे मायूसी नहीं है, तरक्की करेंगे। जब सब स्टेज पे आप हैं, एक पे तो लोग रिटायरमेंट के बाद बड़ी इजीली कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं, गोल्फ खेल के, बुक रीडिंग में जाके। तो आपने ये इतना मुश्किल काम क्यों चूज किया? मतलब ये पाकिस्तान में एक पार्टी बनाना, उसको रन करना, इट्स नॉट अ जोक। मतलब ये एक बहुत हेक्टिक काम है, और लोगों को कन्विंस करना कि मैं आपको शायद आपके लिए वो रोशनी की किरण साबित होऊंगा, एक टफ काम है। और स्पेशली जब हम सिनेरियो देखते हैं कि जो भी पार्टीज हैं आती हैं, वो एक मखसूस नर्सरी से निकलती हैं। तो क्या मतलब आपका भी कोई नर्सरी से ताल्लुक है, या उससे बिल्कुल
आप अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आपने वो एक ही स्टेटमेंट में 3-4 लोडेड सवाल कर दिए हैं। देखिए, मैं तो उन लोगों को एनवी करता हूँ जिनको अल्लाह ताला ने मसाइल दिए, बसीरत दी है और देख रहे हैं कि मुल्क डूब रहा है, उसके बावजूद भी वो खाली कंफर्टेबली कॉफ खेल लेते हैं, कंफर्टेबली लेकर बैठ जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी भी ऐसी हालत हो। लेकिन एक चीज होती है जो आपको कॉन्शियस होता है, वो आपको झटकता रहता है, चेंज होता रहता है। और एक तरफ तो मैंने कहा कि मैं एनवी करता हूँ उनको, दूसरा मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर करम, अल्लाह ताला ने मुझे इस राह पे लगा दिया जिसको मैं हक की राह समझता हूँ, जिसको मैं जायज राह समझता हूँ। आप कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप अपने घर से बड़े बन ठन के निकले हैं, पेड़ों के बाहर निकले हैं और बाहर निकले तो एक बच्चा जो 10 साल की उम्र का है, 5 साल की उम्र का है, इसको स्कूल में होना चाहिए, वो दौड़ता था अपनी गाड़ी साफ करते। वो बच्चा किसी का बच्चा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है अगर आप समझें तो। स्टेट की और स्टेट क्या, स्टेट बंदे होते हैं। बिल्कुल ठीक। स्टेट इज रन बाई इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ठीक है, अगर फर्क करें मैं कहूँ जी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी है, आपकी क्या स्टेट की जिम्मेदारी, तो स्टेट कौन है? स्टेट किसी जमीन का नाम तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। स्टेट एक जमीन के ऊपर एक निज़ाम का नाम है और उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए आपको सियासी जदोजहद करनी पड़ती है। बाकी मेरा किसी नर्सरी के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर मेरा नर्सरी के साथ ताल्लुक होता तो मेरे इस वक्त दाएं बाएं पे 20-25 एमपी बैठे होते। मैं तो पिछले 2 साल से गली गली में फिर रहा हूँ और इस प्रोसेस में मैं जाके वो ड्राइवर ऑटो पे भी बैठा हूँ, बल्डर की दुकान पे भी बैठा हूँ, लोगों को एक अपना पैगाम दे रहा हूँ कि हकीकत में हम डूब चुके हैं। झूठ, मुनाफिकत और ये जो मुकारी करते हैं इससे बचें और सच बोलें, आपस में इज्तिमाई सोच पैदा करें और एक मुआशरे को अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारी ये जो है एक समाजी और सियासी तहरीक है। अगर आपकी समाजी इक़दार अच्छी होंगी तो उसी में सियासत नकदी है। सोशल फैब्रिक ठीक सोशल फैब्रिक ठीक करने की जरूरत है। अभी आप जिसको आपने अच्छे अल्फाज में बताया कि सोशल फैब्रिक को पहले ठीक करने की जरूरत है, उसी में से भी उसी से अच्छी क़यादत उभरेगी। अगर हम झूठ बोलते रहें, बदजानती करते रहें, मुनाफिकत करते रहें तो फिर लीडर भी मुनाफिक आएंगे, वो भी झूठ बोलेंगे। अगर हम इस चीज़ से खुश हो जाएं, मुझे बड़ी रेजिस्टेंस मिलती है। वो लोग कहते हैं जी वो आप बात कर रहे हैं तो ये लोगों को ये ऐसी बातें पसंद नहीं है, तो मैं कहती हूँ यार ना पसंद हूँ, मैं कोई एक्टर तो नहीं हूँ पसंद आपका के लिए नहीं है। मुझे अल्लाह ने जो समझ बूझ दी है वो गलत भी हो सकती है, मैं तो उसके मुताबिक बात करूंगा। एंड आई पर्सनली फील कि एक लीडर का काम होता है कि एक अपना विजन होता है और पब्लिक ओपिनियन को वो ऐसा मोल्ड करता है अपने विजन की तरफ। हमारा इधर ये है कि विजन कुछ और होता है, हम चाहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है उसके पीछे चल पड़ते हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ कि मतलब विदाउट नेमिंग एनी पार्टी, सारे हम एक जैसी, पिछले 20 साल से किस पार्टी ने एजुकेशन को एक इमरजेंसी के तौर पे लिया? सब आते हैं, सर्विस करते हैं, एजुकेशन। और जिस मुल्क में आप कहते हैं कि आपको क्या हुआ, क्या मुश्किल काम में जम करके आ गए, जिस मुल्क में डिक्लेयर्ड 40% लोग अनपढ़ हैं, बिल्कुल, और जो पढ़े लिखे हैं उनको वो हैं जो दस्तखत कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर जाएं तो आपकी कौम में हार्डली 25% लोग पढ़े हुए हैं। इस कौम के 75% लोग अनपढ़ हैं, वो कौम क्या करेगी? अभी लोग मुझे कहते हैं जी आप पॉपुलेशन पे बात नहीं किया करें। पॉपुलेशन एक मेजर प्रॉब्लम है इस मुल्क, रिसोर्सेज नहीं है। 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है। और फिर ये आप देखें कि लाखों के हिसाब से हर साल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए स्कूलिंग नहीं है, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। मैं वो अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप पे करता रहता हूँ, तो मुझे बड़े लोगों ने कहा जी आप इसके बाद में करिए, ये सेंसिटिव चीज है। मैं क्या सेंसिटिव चीज है, बट इट्स वेरी क्रिटिकल, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। बिल्कुल सही, हमें उलमा से बात करनी चाहिए। मतलब कि आप देखें सऊदी अरेबिया में बर्थ कंट्रोल रेट ठीक है, ईरान में ठीक है, मलेशिया में ठीक है, बांग्लादेश में बहुत है, वो ठीक हो गए। तो हम भी अपने उलमा को इन्वॉल्व करें, एंगेज करें, उनसे बातचीत करें। ये एक मसला है कौम का ना, बिल्कुल। तो उसका कैसे हल करें? कहने का मतलब है कि वी टॉक अबाउट थिंग्स विच आर एक्सेप्टेड नॉर्म्स। तो अगर एक्सेप्टेड नॉर्म इतनी अच्छी होती तो हम आज इस हालत पे ना होते। हमें थोड़ा सा चैलेंज करना पड़ेगा, और वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ डूइंग बिजनेस। जब तक होनी चाहिए तो चीजें ठीक नहीं होंगी। जैसे मैं आपका मैनिफेस्टो देख रहा था, इसमें 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन है।
आपने जस्टिस के ऊपर काफी जोर दिया। आप जुडिशरी जस्टिस मैकेनिज्म को आप क्या समझते हैं कि अल्लाह करे आप कल को किसी ऐसी सीट पे हों तो उसके अंदर आप क्या रेवोल्यूशन समझते हैं कि लेकर आ सकते हैं, या आपकी कोशिश होगी कि वो रेवोल्यूशन आए? मतलब मैं तो इससे पहले एक और चीज पे थोड़ा सा एक हल्की बात करूँ कि किसी चीज को भी ठीक करने के लिए आपके पास लोग ठीक होने चाहिए। मुझे मैं हाइपोथेटिकली कहता हूँ कल मुझे आप उठा दें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उठा दें, सीईओ उठा दें, अगर मेरे साथ काम करने वाले अगर उनकी भी वो कन्विक्शन नहीं है जो मेरी है तो फिर चीजें ठीक नहीं हो सकती। पहले तो यह कि आपको एक टीम अच्छी तैयार करनी पड़ती है जो कन्विंस लोग हों। वो एक बड़ा अप इजलास का मैं तकरीबन 2 साल इसमें पढ़ा हूँ, तो लोग अपने जैसे ढूंढना जिनकी वो कन्विक्शन हो, अपने जैसे राजी कि मैं बॉडी केमिस्ट्री मैच करती हो, जॉब नॉलेज हो, हाँ, जो करना चाहते हैं ना वो करना चाहते हैं। तो पहले तो एफर्ट किया कि वो लोग किसी तरीके से इकट्ठे हों, और उसके बाद मेरा ये मानना है कि जब आपके पास एक सिंसियर लोग आ जाते हैं, कमिटेड लोग आ जाते हैं, कॉम्पिटेंट आ जाते हैं, फिर हम हर सिस्टम को आप ओवरऑल कर सकते हैं, सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। हमारा मौजूदा जो निज़ाम है अदालत का उसमें यह है कि एक तो है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं और दूसरा अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो आप ये नहीं समझते कि जैसे पूरी दुनिया में डेफर्मेशन का जो केस है वो बड़ा स्पीडी चलता है और उसमें इमीडिएटली पेनल्टीज अनाउंस होती हैं, और शायद अगर आपने देखा हो कि आपकी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में आके अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो इंटरनेशनल लीगल जस्टिस फोरम की कॉन्ट्रैक्ट में शिक डालती हैं कि पाकिस्तान के जुडिशरी मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, हम इंटरनेशनली जाएंगे। तो अगर हम अपने सिर्फ, मैं ये समझता हूँ मेरी जाती राय में कि हम सिर्फ अपने एक डेफर्मेशन के केसेस को पकड़ लें तो मैं समझता हूँ 50% हमारी चीजें खत्म हो सकती हैं। कि आपकी जो आपने डेफर्मेशन की बात की है बहुत वैलिड आपने सजेशन दी है, और अगर आप इसको सीधा करने तो हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। मैं ये मतलब साहब आपकी जो बात करते हैं कि हमारा ओवरऑल हर चीज़ में अभी इससे थोड़ी अनरिलेटेड आपको लगती होगी कि किसी ज़माने में आपको जो FCPS करते थे वो बाहर एक्सेप्टेबल होते थे, अभी वो कहते हैं जी अभी हम इसके बाद इनकी नहीं मानेंगे। आपकी एज ए नेशन क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है, आपके तमाम निज़ाम हर किस्म की जो आपकी वो सर्टिफिकेशन है वो खत्म होती जा रही है। तो इस पूरे निज़ाम को तब्दील करने के लिए वो जो आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना फैब्रिक वाला, फैब्रिक को सोशल फैब्रिक धोने की जरूरत है बिल्कुल उसको, और ये एक लंबा काम है और हम में से हर किसी को ये काम करना है, वरना हमारी जगह नहीं है। ठीक है ना। अगर अभी मैं वो एक जगह पे था तो वो उन्होंने कहा कि जी वो आर्मी में तो मैं एनरोलमेंट में था तो लोगों ने बड़ी सिफारिशें की तो मैंने किसी की सिफारिश नहीं मानी, तो वो लोग मेरे से नाराज हो गए कि जी ये तो सिफारिश नहीं मानता, ये नहीं मानता। उसका बड़ा फायदा हुआ, पहले साल लोगों ने सिफारिशें की, वो टाइम में मैंने सबको प्रेशर को एडजस्ट किया कि नहीं हो गई। अगले साल उन्होंने कहा यार ये मानता तो है नहीं, तो कहने का फायदा नहीं, जाने का फायदा नहीं है। दूसरा ये कि उनको ये भी श्योरिटी होगी कि किसी की भी नहीं मानते, किसी की नहीं मानता। जब आप सिलेक्टिव मेरिट पे होगा तो हो जब आप सिलेक्टिव हो जाते ना कि आपके साथ मेरा ताल्लुक है, आपकी मैं बात मान लूँ, दूसरा आता है उसकी ना मान लो, फिर हार्ट बर्न होता है, ठीक है ना। बट इट नीड्स लॉट ऑफ मॉरल करेज टू से नो टू योर फ्रेंड्स, टू से नो टू। हमारा एक्चुअली हम ब्रेवरी में, लड़ाई झगड़े में, फिजिकल करेज में बहुत आगे चले जाते हैं। जिधर मॉरल करेज की बात होती है ना, एक्चुअली मॉरल करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एक्सचेंज सिस्टम्स। आप में इतने गट्स होने चाहिए कि जब नो है आप नो कह दें, बिल्कुल सही है ना। आपका चाहे भाई हो, बेटा हो, जो भी आपके लिए सिस्टम ये चीज़ नहीं है तो हमारा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये तो मैं मतलब सब पता है मसाइल है ना, मतलब अक्सर लोग मुझे गिनते हैं जी ये है ये है ये है, मतलब ये सारे मसाइल दे वेल नोन। वी आर आउट टू फाइंड वे टू सॉल्व दीज। हर कौम के मसाइल होते हैं, हमारे भी हैं। मैं तो बिल्कुल भी वो डिफिटेस्ट मेंटालिटी में बिलीव नहीं करती। मैं कहता हूँ कि आप बाहर उठे एक पत्थर भी उठा दीजिएगा बराबर ना, बजाय कि आप सारा दिन बैठ के तजिए करते हैं। बिल्कुल सही, आप काम करें। हम बाहर निकले हुए हैं और कुछ लोगों के बात समझ आती है, वो साथ चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जैसा एक लास्ट क्वेश्चन आपकी मैनिफेस्टो में ये जो प्रेजेंट इकोनॉमी है इसको और फ्यूचर में आप इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे देखते हैं? ये जो हमारा प्रेजेंट निज़ाम जो है ना, ये
ओपन निज़ाम नहीं है, ये एक एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम है। कुछ लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं और वो कुछ लोग जो बेनिफिट कर रहे हैं वो हर वक्त घूम फिर के तो पावर में भी जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें ओपन करने की जरूरत है। दूसरा ये जो पहले मैंने जुडिशियल सिस्टम की बात की थी, जिस वक्त तक आप अपने निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, जिस वक्त तक आप उस प्रोग्राम को या अपने निज़ाम को इंक्लूसिव नहीं करेंगे जिसमें हर आदमी हिस्सा ले सके, उस वक्त तक आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर सकते। जिस वक्त तक किसी मुल्क में मुआशरे में ट्रस्ट की इन्वायरमेंट नहीं होती, फिर बिजनेस फ्लोरिश नहीं करता। तो हमें थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की जरूरत है। हमें जो बिल्कुल वो मेरे विषय पे थे एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त दुनिया काफी आगे चली गई है, लेकिन ये फिर थिंग्स बॉयल डाउन टू योर ओन एजुकेशन सिस्टम आपका क्या है, कितनी इनोवेशन है आपके सिस्टम में, फिर आप अपने लोगों को कितनी स्किल दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि लोग हमारे जो हमारी पॉलिटिक्स आजकल इधर ही हो गई है कि सड़क बन गई है, गली बन गई है, पाइप लग गई है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको कितना खर्च कर रहे हैं, उनकी क्या एबिलिटी बढ़ा रहे हैं। जिस वक्त तक हम उनकी एबिलिटी उनकी सलाहियतें नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। इसके ऊपर मल्टी फैसेटेड काम करने की जरूरत है। लैंड होल्डिंग जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा वो सेट बने जाती हैं, उसके बारे में बात करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि हमें अपने मुल्क में दो चीज़ें अगर हम करने में कामयाब हो जाएं तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। एक, हमारे मुल्क में अमन होना चाहिए। आप ये देखेंगे पिछले तकरीबन 25-30 साल से हमारा मुल्क टेररिज्म कह रहे हैं अंडर थ्रेट रहता है, उसमें बात लोग आने वाले ज़्यादा कॉन्फिडेंट। और दूसरा, जिस वक्त तक आपके मुल्क में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लोगों का अदालत में कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता, अभी आपका लास्ट रिजॉर्ट तो ये होता है कि आपके साथ ये ज्यादती हो जाएगी तो आप अदालत में चले जाएंगे। अभी लोग अवॉइड करते हैं अदालत में जाने, बिल्कुल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। उसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होती है, जो तक अदालत है वो अपनी बात बनवा लेते हैं। अदालत होती इसलिए है ना कि आप कमजोर को इंसाफ दे दें, ताकतवर तो पहले दबा देते हैं चीज़ों को। नहीं, ये तो सर हमारा एक वो सोशल फैब्रिक से रिलेटेड है। असूलन तो होना ये चाहिए कि आप किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में जाएं तो हमारी टांगें कांप रही होती हैं। असूलन तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट की टांगें कांपनी चाहिए कि मेरे पास फाइल आ गया है। बट इस चीज़ को चेंज होने में टाइम लगेगा, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमें नए लोग चाहिए। पुराने सियासतदानों से लोग भी तंग आ चुके हैं, नई सोच आएगी और वो नए तरीके से पाकिस्तान को लेके चलेंगे तो काफ़ी बेहतरी आएगी। लास्ट जैसा SIFC जना आसिम मुनीर का एक बहुत अच्छा आसान इकदाम है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जो आपने खुद ही कह दिया ना कि एक अच्छा इकदाम है, और ये मॉडल बाकी मुल्कों में भी हो चुके हैं जिधर आर्म फोर्सेज जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। अभी ये है कि किस तरह ये आगे चलता है। देखिए, लॉ डिपेंड्स ऑन दी एग्जीक्यूशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ थिंग्स, तो चीज़ चाहते कहते हैं आगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये जो है एक अच्छा स्टेप है, और इसके ऊपर अगर सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बिल्कुल इसको सक्सेस में, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। बट ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि मेरे अपने लिहाज से आर्मी के और बहुत कमिटमेंट है, तो अगर इस पहलू को भी और भी लुक आफ्टर कर लें, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, दिन दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे ईस्ट के साथ भी नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी खराब है। तो आई होप कि आर्मी इज नॉट ओवरबर्डन विद दिस टास्क आल्सो। प्रॉब्लम ये है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट पॉलिटिशियंस पे कम है और हमारे इस अदारे पे ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को मेरे ख्याल है मद्देनजर रखते हुए अस्करी अदारा इसको लीड कर रहा है कि वो FDI को अट्रैक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में तो ये है, आप समझते हैं कि अगर इसको सिविलियन सेटअप देखिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? देखें, एज एन इंटरम तो दिस मे बी ओके, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वी मस्ट बी लुकिंग। मतलब मैं देखूँ, मैं अगर आपको एक और एंगल से देखूँ तो ये मेरी बड़ा एम्बेसिंग चीज़ है कि जो बाहर वाले मुल्क हैं वो पूरे मुल्क के बाकी अदारों को छोड़ के एक अदारे की
जो है ना सिक्योरिटी कह रहे हैं या उसकी कॉन्फिडेंस कह रहे हैं या उनका ट्रस्ट उस पर बिलीव करते हैं। ये हमारे बड़े लम्बा फिक्रिया है ना। तो है, लेकिन बट हमारे पॉलिटिशियंस ने भी कोई मेच्योरली बिहेव नहीं किया। हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन के इश्यूज भी हैं, वो लेबल भी हैं। आप सीपैक को ले लें, चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस थे वो मतलब लास्ट गवर्नमेंट में, मतलब पीडीएम से पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें सीपैक के साथ क्या हुआ? नो वन इज बैड और गुड, वी आर अ सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, हमें जो भी अच्छाई बुराई है वो अकोमोडेटिव है, साथ में है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर। गुड। लेट्स स्टार्ट ट्रस्टिंग। पॉलिटिशियन एक आता है तो वो कुछ वोट लेके आ रहे हैं ना, बिल्कुल पीपल हैव ट्रस्ट इन इट। एंड अदर कंट्रीज हमारे दाएं बाएं जो हैं जो ऐसे धक्के मुक्के खा के तो वो ठीक हो गए। तो आई एम फॉर इट कि लेट द सिस्टम रन। ठीक है ना, एक कोई भी अगर एक फर्द वाहिद, एक फर्द, एक अदारा, कोई भी एक चीज़ पूरी कौम का निजात दहिंदा नहीं हो सकती। कौमें कौम के तौर पर बनती हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए आई वुड से कि इंटरम के लिए में दिस इज गुड, बट वी नीड टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये दिस डिफाइज लॉजिक के पूरे मुल्क में एन इंस्टीट्यूशन विच इज से 0.0005% ऑफ द पॉपुलेशन वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन खराब है। ये मैंने ये नहीं कहा वो इंस्टीट्यूशन ठीक है। नहीं। मैंने कहा जो बाहर हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट इस अदारे पे है। मैं वही कह रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कुछ ऐसे सिग्नल्स हमारे तरफ से जनरेट होते हैं ना, बिल्कुल। बार वाले तो हमारे सिग्नल्स को की वजह से होता होगा ना, वरना तुमको तो नहीं पता लगे क्या। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आई एम वेरी प्राउड टू हैव सर्व्ड इन दैट इंस्टीट्यूशन में 40 साल गुजारे हैं, मेरी पूरी फैमिली में रही है। ऐसी आपके वो शुगर के तौर पर कि मेरा जो परदादा थे ही वाज इन द आर्मी, मेरे परनाना जो थे ही वाज इन द आर्मी। एंड प्रॉब्ली दिस इज अ रिकॉर्ड के 3 भाइयों ने एक वक्त में स्पेशल सर्विस ग्रुप में सर्व किया हो। तो आई एम डीपली एफिलिएटेड विद द आर्मी। बिल्कुल सही है ना, वो नहीं है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये एज अ नेशन वी शुड बी थिंकिंग कि हम अपने बाकी जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको स्ट्रेंथन करें और सिस्टम को चलने दें। और जब सिस्टम चलेगा तो मेच्योर होगा। तुम्हारे दाएं में मिसालें हैं, सर। थैंक यू वेरी मच। और हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी पार्टी को कामयाब करे और आप जीते, और उसके बाद फिर आपके साथ एक और सिटिंग की जाए। थैंक यू वेरी मच।